चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। कुणाल बोथरा हमारे साथ और राजेश पालविया भी हैं। दोनों का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। कुणाल, टू स्टार्ट विथ यू, जिस तरह से बाजार में हम देख रहे हैं, आज सुबह जब हमने शुरुआत देखी कमजोरी नजर आ रही थी, लेकिन अब बाजार जो है 16,600 के पार जाने का दमखम एक बार दिखा चुके हैं। क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए अब सेकेंड हाफ और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है? मैं यही कहूंगा, जो मॉर्निंग में मैंने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी करेक्ट करे तो शायद ये बहुत अच्छा जोन बन सकता है जहां पे कॉन्ट्रेडिंग ट्रेडर्स को एंटर करना चाहिए। पुट कॉल रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट गेज होता है, तो जितना ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है पुट कॉल रेशियो, उतनी ही ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी कॉल राइट जाने की, अगर आप कॉन्ट्रा पोजीशंस ले तो आज भी हमने देखा जब मॉर्निंग में हाफ एन आवर फर्स्ट आवर के बाद में जब बैंक निफ्टी कुछ 100-150 पॉइंट नीचे आ गया था तो पुट कॉल रेशियो और ज्यादा गिर गई थी इंडेक्स में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन जोन पे आ गया है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल में बैंक निफ्टी में देखा हुआ है 35,500, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लास्ट 2 दिन की अगर बैंक निफ्टी की फॉल देखें तो हम 36,000 के आसपास से हमें 35,000 का फॉल किया, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल किया। जनरली जब हम 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं इन फॉल का, तब हम कहते हैं कि ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, जो वापस ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है इंडेक्स में। तो 35,500 का एक ये लिटमस टेस्ट रहेगा। अगर होपफुली आज या कल, अगर हम सेकंड हाफ में आज या फिर कल अगर हम ब्रेकआउट देख ले तो मेरे अनुमान से हम वापस से एक अप ट्रेंड पे जा सकते हैं इंडेक्स पे। ओके, 35,500 के पार जो है अप मूव्स नजर आ सकते हैं, लेकिन तब तक एक टेस्ट जरूर बाजार देखता हुआ लिखेगा। लेकिन हाँ, तो ये ऐसा जोन रहेगा जहां पे अगर आप लोअर एंड पे जाए तो आप काउंटर पोजीशंस ले सकते हैं, बट अगर 35,500 क्रॉस करे तो आप कॉन्फिडेंटली लॉन्ग्स को कैरी कर सकते हैं, पॉजिटिवली आप अपवर्ड्स जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में फिर स्टॉक्स कौन से हैं जो आप सुझा रहे हैं? तो पहला तो आईसीआईसीआई प्रू रहेगा, जो मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। आई थिंक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है, बिकॉज काफी सारे जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये क्लासिकल फॉर्मेशंस बना रहे हैं, कप एंड हैंडल डेली चार्ट पे बना रहे हैं, एज वेल एज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लास्ट 3-6 मंथ्स के ट्रेंड से। सो आईसीआईसीआई प्रू में बुलिश रहूंगा। टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे करीबन 585 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 540 का। और सेकंड स्टॉक जो रडार पे जस्ट रिसेंटली ब्रेकआउट दिया जिसने आज, वो है सुमितोमो केमिकल्स। 480 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगेन क्लासिकल ब्रेकआउट स्टॉक में आज दिखा है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया है स्टॉक ने डेली चार्ट्स पे। बाय के लिए रेकमेंड करूंगा 500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 470। ओके, अगर कुणाल सुबह इनफैक्ट अजय हम कोरिलेट करने की कोशिश करें, हमने सुबह जब बाजार स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था तब जो कॉल्स दी थी, और वहां से अगर किसी ने अगर बाय कॉल इनिशिएट की होती तो आज के 5,000 पक्के थे। कुणाल डेज हाई की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट सुबह आपने कौन से जोन में इसको बाय करने के लिए बोला था? मॉर्निंग में। ओके, प्री मार्केट ये होगा करीब 400, नहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल करीब 500 रुपए के आसपास, राइट? 540 के आसपास। ओके, हाँ जी, हाँ सही है। ऑलमोस्ट रीचिंग द टारगेट। 585 के टारगेट्स हैं। कुणाल आज लगता है क्या या फिर 1 या 2 दिन 20 रुपए? आई थिंक ये मोमेंटम में है स्टॉक, तो शायद अगर इसको कैरी भी कर दो तो फिर पॉजिटिव, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। यही राइट। चलिए राजेश भी जुड़ गए। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश, क्या दिलवाया आपने आज सुबह अपने ट्रेडर क्लाइंट्स को? क्या दिलवाया था, कैसा रहा दिन? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन लोअर साइड पे एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमारा फोकस भी आज केमिकल सेक्टर पे, हमने नोसिल में आज बाय इनिशिएट किया था और काफी अच्छा वर्कआउट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अभी हम नोसिल को यहाँ पे रीट्रेड करेंगे बाय, यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी नोसिल पे हमारी। और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने नोसिल में, वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और काफी सस्टेन्ड ट्रेंड यहाँ पे नोसिल का यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने नोसिल में, ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 285 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक पे हमारा फोकस है बाय करने के लिए 265 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक है, हमें लगता है कहीं ना कहीं आज मेटल स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। लोअर साइड से सारे स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड बना है। रेन इंडस्ट्री पे फोकस है हमारा। रेन इंडस्ट्री हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन और जो बाइंग इंटरेस्ट स्पेशली इन लास्ट हाफ एन आवर जहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है रेन इंडस्ट्री को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 182-185 तक के अपसाइड ये स्टॉक दिखा सकता है। 170 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। और जो तीसरा स्टॉक है वो हमें आईटी स्पेस से इन्फोसिस यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। हम इसको पिछली बार भी आपके साथ जुड़े थे जब भी हमारा इस पे बाय रिकमेंडेशन था। अभी भी हम यहाँ मानते हैं कि जिस तरीके से इन्फोसिस एक करेक्शन के बाद अब यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है।
इन्फोसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट आना चाहिए 1580 तक के, 1500 के स्टॉप लॉस से। आईटी स्पेस में इन्फोसिस बाय करने की भी सलाह रहेगी। आईटी में इन्फोसिस और रेन इंडस्ट्रीज से दोनों शेयर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। रेन तो इनफैक्ट आज का पुल बैक देखने लायक है, वॉल्यूम भी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक है रेन इंडस्ट्रीज का। 182 जल्दी ही मिल सकता है, 170 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है उनके लिए स्टॉप लॉस है, जिनके पास है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला काम करेगा। नरेश मिरानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब अपने जरा इंडेक्स पे व्यू और साथ ही शेयर्स भी बता दीजिए सर। सो इंडेक्स पे वही व्यू है, 16,400 से 16,800 का रेंज है। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 34,800, 35,000 नीचे में और 36,000 ऊपर में। सो यही रेंज बरकरार है और जब तक इसके बाहर निकलेगा नहीं तब तक एक मोमेंटम मूव नहीं आ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आते रहेंगे स्लो एंड स्टेडीली, बट एक मोमेंटम मूव आएगा जब ये 400 पॉइंट के रेंज से बाहर निकलेंगे। तो अब आपके शेयर्स जो स्टॉक्स जो दो स्टॉक रिकमेंड करूंगा थोड़े डिफेंसिव नेचर के हैं। सो सबसे पहले रहेगा पावर ग्रिड, जो 220 टू 225 का एक सपोर्ट लेवल है जहां से काफी दिनों से वो रिवर्स हो रहा है और एक पहले का भी ब्रेकआउट यहीं पे था। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस 222 का, और अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये 240-45 तक जा सकता है। सेकेंड रहेगा जो मेरा कंसिस्टेंट बाय रहा है वो आईटीसी, जो अगर हम देखें 275-276 जो एक प्राइस पॉइंट है वो एक नया 52 वीक हाई होगा। अगर उसको डिविडेंड्स के लिए एडजस्ट करें तो एक बड़े कप एंड हैंडल ब्रेकआउट पे 275 के ऊपर, और उसके ऊपर रहने पे नेक्स्ट टारगेट आता है 310, स्टॉप लॉस 265। ओके ठीक है। आईटीसी, अब जैसे आपने डिफेंसिव बोला, मेरे को पहला था कि शायद आप आईटीसी ही पहले बोलेंगे, लेकिन आपने पहले दूसरे शेयर का नाम लिया, फिर आईटीसी आ ही गया आखिरकार। 310 का टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस है। बेहतर शेयर है। अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसने अच्छे से मेंटेन किया ये अपनी रेंज, जो कि अब 265 वाली है। 220 से चल रहा है इनफैक्ट, धीरे 240 के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था फाइनली 240-45 के बाद से। उसके बाद भले बाजार में कितनी ही गिरावट आ गई, उसने 245 वापस रीटेस्ट नहीं किया। करेक्ट। जबकि इसके मुकाबले इसका पीआर देखेंगे, एचयूएल वो कमजोर हुआ, ब्रिटानिया टूटा, बहुत सारे शेयर्स टूटे, बट आईटीसी नहीं गया। तो एक्चुअली अगर इसका 1 ईयर चार्ट देखेंगे तो ये 220 से 260 गया, फिर वापस आया 220। यस। और सेकंड में जब ये गया तो रुका ही नहीं। अब जो है 310 के टारगेट्स आना चालू हुए। ये देखिए, ये वाला पहला देख रहे हैं, ये पहले गया था, फिर वापस नीचे आया और वहां से जो चला है वन साइडेड। और साल भर में अगर 30% का रिटर्न आईटीसी से मिल जाए तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि शेयर चलता नहीं है। इनफैक्ट एक टाइम था जब मीम्स आ रहे थे, अब वो सारे मीम्स को गलत शांत कर दिया। इनफैक्ट आज सुबह समीर अरोड़ा भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे थे आईटीसी पर, उन्होंने अपना नजरिया दिया था। एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पर लगातार बहुत सारे एफआईएस ने ऐड किया है, हमने इस पे रिसर्च निकाली थी, 200 बेसिस पॉइंट एफआईएस ने ऐड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आपका बहुत स्वागत और नरेश आपका बहुत धन्यवाद। नरेश का धन्यवाद, श्रीकांत जी का स्वागत है। श्रीकांत जी, आप अपना इंडेक्स पे व्यू और शेयर्स दोनों बता दीजिए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून सर। देखिए, लगता है कि अब मार्केट जो है काफी क्लियरली 16,450 के करीब अच्छा सपोर्ट लिया है और ये तीसरी बार लगातार मार्केट ने अटेम्प्ट किया था 16,400 के लेवल्स को तोड़ने का, लेकिन उन्हीं लेवल्स के करीब से मार्केट रिकवर हुआ है, तो काफी अच्छी बात है। और तो एक बात तो क्लियर है कि मार्केट की जो लोअर बाउंड्री है वो अभी तक तो काफी सेफ है और हम 16,450 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बना सकते हैं। और 16,600 के बाद के जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 16,800 के हैं। ब्रॉडर रेंज को देखें तो 16,800 16,400 की रेंज बनी है जो सबका व्यू है। हमें लगता है कि आज की लेकिन अगर क्लोजिंग अगर 16,600 के ऊपर के अगर आ जाती है तो फिर और भी अच्छा है, फिर हम काफी वेरी शॉर्ट टर्म में हम 16,800 के लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि टाटा केमिकल्स पे फोकस किया जा सकता है क्योंकि काफी सारे केमिकल स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं लोअर लेवल से। यहाँ पे टाटा केमिकल्स को लॉन्ग करें 940 945 के करीब ट्रेड कर रहा है। 920 का स्टॉप लॉस रखे, 990 के टारगेट्स नजर आते हैं, तो एक पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में तेजी है इसके लिए क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि जो आयरन ओर के प्राइजेस है उनमें काफी अच्छा इजाफा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड भी बन सकता है। तो टाटा स्टील पे लॉन्ग करके चले। टाटा स्टील करंट लेवल्स 1080 के हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1100-1120 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 1120 के टारगेट्स के लिए 1180 में 1080 में खरीदे और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1060 के करीब का। ओके, तो क्लियरली ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन श्रीकांत जी की तरफ से टाटा स्टील में हम देख भी रहे हैं अच्छी तेजी के बीच कामकाज, जहां 1% की बढ़त स्टॉक दिखाते हुए। इस बीच कुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुश, और सबसे पहले तो आपकी सुबह की कॉल जो है उस पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी क्योंकि
इतने वॉलेटाइल मार्केट्स में भी नॉसिल जो आपने कॉल दी थी, जब बाजार में गिरावट थी तब भी चल रहा था, इस पर अगर आप कोई रिवीजन करना चाहें, ऑफ कोर्स टारगेट पहुंचने में थोड़ी सी देर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 275 के टारगेट्स आपने बताए 270 तक के जाता हुआ दिख चुका है। आपकी राय और उसके बाद मार्केट पर अपना नजरिया। जी हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी शो, आपको हैविंग मी ऑन द शो। आपको सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दिस कॉल। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है नॉसिल, और ये जो हमने इनिशियल टारगेट सजेस्ट किए थे 275, ये ऑलमोस्ट इमीडिएट बेसिस पे थे। अगर पोजिशनली इसे कोई होल्ड करते हैं और अगर इसे कोई बाय करके रख सकते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स, 320 के जो लेवल्स हैं जो स्टॉक ने रिसेंट हाई बनाए थे, आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले कुछ दिनों में इस मोमेंटम में कंटिन्यू होकर स्टॉक 320 के लेवल्स पे भी जा सकता है। और अगर किसी के पास ये पोजीशन है तो मेरी सलाह रहेगी कि इसे इमीडिएटली बुक ना करें। मोमेंटम अच्छा है, मार्केट के विपरीत जाके इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है, एक अच्छा अपस्विंग दिखाया है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही इसे होल्ड करें और 320 तक के टारगेट्स के लिए इसे यहां से प्ले करें। ये एक इनिशियल अपडेट है ऑन नॉसिल। ओवरऑल मार्केट्स की अगर बात करें तो देखिए 16,500 पे पुट बेस बहुत स्ट्रांग बन रहा है, और जो कॉल बेस है वो 16,700 के जो जोन है वहां पे बन रहा है। यानी यहां से मार्केट्स के पास 100-200 पॉइंट की, 100-150 पॉइंट की अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो 100 से 125 पॉइंट्स की अभी भी जगह है ऊपर की तरफ जाने के लिए। और जो डाउन साइड है ये 16,500, जहां पे मार्केट्स ने आज करीब सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया है, तो दिस कुड कंटिन्यू टू एक्ट एज अ सपोर्ट इन द कमिंग डेज आल्सो फॉर द मार्केट। सो अपसाइड रूम अभी भी मार्केट में बरकरार है टिल 16,700। कुछ आपके स्टॉक्स भी बताइए, अभी के लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी? जी हाँ, देखिए मेरे दो स्टॉक पिक्स हैं, दोनों ही अगेन ऑन द बाय साइड हैं। जो पहला मेरा स्टॉक पिक है दैट इज SKF इंडिया। स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक रन अप दिया था, मार्केट्स के साथ करेक्ट हुआ था, बट इट वाजंट अ वेरी डीप करेक्शन आइदर। तो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये हम पिछले 2 से 3 हफ्तों से देख ही रहे हैं। लेकिन अब जो स्टॉक ने 3,000 के आसपास एक इंट्राडे लो बना के एक अच्छा बाउंस दिया है, तो ये जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के साथ। 2 दिन पहले हमने स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट भी आते हुए देखा था, अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके जो इंडिकेटर्स है यहाँ से पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। सो SKF इंडिया यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकता है, करीब 150 से 200 पॉइंट की। सो 3650 के टारगेट्स के लिए इसे प्ले किया जा सकता है। यहाँ एक क्लोज स्टॉप लॉस रखिए 3400 का। जो मेरा सेकंड पिक है वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे है, काफी अच्छा मोमेंटम है इसमें। यह है विनती ऑर्गेनिक्स। स्टॉक में जो मूवमेंट है वो इतना अच्छा है कि इसने अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं इन्हें कन्विंसिंगली कभी ब्रेक नहीं किया है। सो ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि अभी के जो लेवल्स हैं ये 2120 के जो लेवल्स हैं जिनके आसपास चल रहा है, यहाँ पे एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, बट स्टॉक सीम्स टू बी डूइंग वेल इवन अ मार्केट लाइक दिस। आई एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू और यहाँ से स्टॉक जा सकता है करीब 2250 के लेवल्स के आसपास। यहाँ भी एक क्लोज स्टॉप लॉस 2070 का लेके चलिए। ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक प्राइस आपने डिस्कस किया SKF इंडिया, इसका लाइफ हाई। ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है खुश, क्योंकि आधे 1 घंटे में, लास्ट 1 घंटे में ये आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जो SKF को बुलिश कॉल दे रहे हैं। और इसका अगर 5 साल ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, आपको दिखाई देगा कि ये 5000 का भाव था ऊपर में, और फॉल के बाद ये जो रिसेंट फॉल आई है उसमें ये 3000 तक चला गया था, 3100 के आसपास। वहां से धीरे धीरे वापस आना शुरू हुआ है। और अभी अभी आधे घंटे पहले अमित गुप्ता जो PMS चलाते हैं ऐसे सिक्योरिटीज है, वो देखिए, सॉरी नॉट 5000, 4100 के आसपास गया था, वहां से नीचे आया 3000 तक, और अब इसके अंदर वापस से बुलिश कॉल्स आ रही हैं, ब्रेकआउट दिख रहा है कुछ को। और फंडामेंटल एनालिस्ट भी इनफैक्ट वो तो बता के गए अमित गुप्ता, अपने PMS में उन्होंने ये शेयर ऐड भी किया है। क्या करती है कंपनी? देश की सबसे बड़ी बॉल बेयरिंग कंपनी है। आपने बचपन में बॉल बेयरिंग तो देखे होंगे, मेटल के छोटे छोटे कंचे जो आते हैं, इसके ऊपर ग्रीस लगा के एक राउंड फॉर्मे में लगा के चारों, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। नया थीम शायद इरप्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि SKF इंडिया NRB बेयरिंग्स की आप बात कर रहे हैं। NRB छोटी कंपनी है, ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और इसमें अगर बातचीत आ रही है वापस फंडामेंटल और टेक्निकल सबको दिख रहा है इसके अंदर, तो इस पर हम जरूर से कुछ और काम करके लाएंगे और इस कंपनी को लाने की बात भी करेंगे।
डिम्पी आपने चार्ट देखा इसका? बिल्कुल इसके चार्ट देखा, और ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि एसकेएफ इंडिया और साथ ही शेफलर एक और कंपनी है जो कि बेरिंग के अंदर ही है, और दोनों के दोनों एमएनसी कंपनीज में से एक है। तो एक तो दोनों एमएनसी कंपनी का रिटर्न भी इनमें अच्छा है, जो लोग सिर्फ एमएनसी ही रखते हैं, और दूसरा एसकेएफ का मैं चार्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। जो आप बात कर रहे थे उसमें 4200 रुपए का हाई लगा हुआ है, 4246 रुपए का, और जो लो लगा है वो एग्जैक्ट 3000 का ही था। तो उम्मीद तो करते हैं कि हाँ ये एक बेहतर शेयर आपके लिए साबित हो सकता है आगे, और यहाँ पे एक मोमेंटम तो आपको जरूर मिल जाएगा। शेफलर, एसकेएफ इंडिया, एसकेएफ पे जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बुलिश कॉल आपको बैक टू बैक मिल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसी सेगमेंट की कुछ एक और कंपनी, एक काम करते हैं पहले छोटी कंपनी क्यों ना एनआरबी को भी चेक करवा ही लेते हैं, जब पता चल ही रहा है सारी बातों का। तो एक बार एनआरबी के चार्ट चेक कीजिए खुश आप, हरे निशान में आपको कैसे दिख रहा है एनआरबी? ये तो एसकेएफ इंडिया, एनआरबी चेक कीजिए जरा आप। जी हाँ, देखिए एनआरबी का जो रिसेंट मोमेंटम है ये पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहा है फॉर द लास्ट 10 to 15 डेज। इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बेस बनाया है 110 और 108 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास। पहले भी स्टॉक यहां तक आया था और फिर एक रिबाउंड दिया है, फिर इस स्टॉक ने एक रिबाउंड यहां से ही उन्हीं लेवल से अटेम्प्ट किया है। अपसाइड पे 133 के जो जोन्स हैं यहाँ पे स्टॉक के आसपास जरा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, बट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और जो इमीडिएट इसका ट्रेंड है ये भी पॉजिटिव है, और सेम सेक्टर का रब ऑफ भी डेफिनेटली इस पे प्ले हो सकता है। तो एनआरबी को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 133 के टारगेट्स के लिए, और यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये जरा पास का बनेगा 117 के जो लेवल्स हैं इसके पास। ठीक है, 117 का अच्छा बेस बना हुआ है एक्चुअली इस जगह आप देख पा रहे होंगे, और उसके बाद अगर चला तो 133 135 तक भी चला जाएगा। तो आज की थीम में, आज की इस पूरी डिस्कशन में से जो सार बात निकल के आ रही है वो ये है कि आपको बेरिंग वाली कंपनीज पे ध्यान रखना है। सबसे टॉप में आपको ध्यान रखना होगा एसकेएफ इंडिया, फिर आप चाहें तो छोटे मोटे ट्रेड के लिए एनआरबी बेरिंग को भी अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। खैर इसके स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर, आप सब कुछ अच्छे से नोट करते चलिए। अब आते हैं जरा कुछ एक और स्टॉक्स पे। आज फिर से जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है, 2% ये शेयर आया है। राजेश जी ये कितना और ऊपर आ सकता है? ये पुल बैक जिन्होंने आज खेला है, जिन्होंने आज पोजीशंस बनाई है, ये पोजीशंस कैरी करके जाएं क्या? डिम्पी जी, कैन यू रिपीट अगेन स्टॉक का नाम? जेएसडब्ल्यू स्टील 577 रुपए का शेयर है सर, 2-2.5% ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेटल स्पेस में स्पेशली स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा, लोअर साइड से अच्छी रिकवरी बन रही है। इसी के चलते हमने रेन इंडस्ट्री पे भी फोकस रखा है और बाकी मेटल स्टॉक्स भी हमारे रडार पे। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर हम देखें तो स्पेशली ये स्टॉक में जो एक करेक्शन था उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनते हुए दिखा। लेकिन आज के सेशन में जब वापस स्टॉक ने आज 550 के लेवल को होल्ड करके एक अप मूव यहाँ पे बनाते हुए दिखा है, हमें लगता है 580-85 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इस अप मूव के लिए। अगर ये रेंज को क्रॉस कर लेता है ये स्टॉक तो हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 610-615 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे। 565 का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 585 इवन 600 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील पर ये नजर है। इस बीच आज सुबह जो भी स्टॉक्स, जो भी थीम्स पर हम डिस्कशन कर रहे थे उन स्टॉक्स में एक्शन लगातार दिख रहा है और वो हम आपको नोट भी कराते जा रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर शुगर स्पेस पर पर्टिकुलरली हमने आपको एक एक्सपर्ट से राय भी दिलवाई थी, और इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स की अगर बात करें तो 10% के जो टारगेट हैं वो अपने टारगेट या गोल सेटिंग टाइम से 5 महीने पहले हमने अचीव कर लिए हैं। इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट शुगर स्पेस पर एक बार फोकस होना चाहिए। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, ये तमाम स्टॉक्स जो है तेजी के बीच कामकाज करते हुए, इसमें श्री रेणुका शुगर भी शामिल है। करीब 5% के अपमूव्स यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। राजेश जी आपसे ही जानना चाहेंगे शुगर स्पेस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी श्री रेणुका देखिए 6% अपमूव्स दिखा रहा है, आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, बिल्कुल शुगर स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि सारे स्टॉक्स में पिछले दिनों में कुछ एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था, लेकिन अगर इनके लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो सारे स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म मंथली सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो एक बुलिश जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बलरामपुर चीनी की बात करूं तो अब जो फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं स्टॉक में, एक यहाँ पे रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। 200 के मूविंग एवरेज को यहाँ पे वापस से रिगेन किया है स्टॉक ने। डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है बलरामपुर चीनी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में 410 के ऊपर अब ये बना रहा तो स्टॉक पे नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए करीब
435 से 440 तक का करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 402 के हिसाब से। और इसी सेगमेंट में अगर हम रेणुका की भी बात करें तो रेणुका शुगर में भी एक अच्छा मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में 4 वीक का एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल है चार्ट पे। हमें लगता है स्टॉक में अब यहाँ पे 51 रुपए का आसपास का स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। 62 तक की अपसाइड भी हमें लगता है इसमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो पूरा ही शुगर पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। और भी स्टॉक इसी सेगमेंट में वो देखें तो सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो हमें लगता है शुगर स्टॉक्स में एक करेक्शन के बाद वापस से फ्रेश बाइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो उस पूरे ही पैक को हमें लगता है कि होल्ड रखना चाहिए और ये कंटिन्यूटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंटैक्ट रखे, करेक्शन के बाद बाइंग ट्रैक्शन यहां पर बढ़ता हुआ। लेकिन इस बीच पावर मैक, अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के जरिए एक खबर देखी है। कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है और कंपनी को 522 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पावर मैक के चार्ट से एक बार देखिए। श्रीकांत, आप बताइए, करीब 3% के अपमूव ये न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जो कि देख रहे हैं हम, और अच्छी तेजी के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 984 के लेवल्स पर। बिल्कुल, तो देखिए पावर मेक में अगर बात करें तो यहाँ पे नो डाउट कि एक न्यूज फ्लो के पीछे अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन ब्रॉडर अगर एक पैटर्न को देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी एक तेजी बनी है। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि इवेंचुअली आने वाले दिनों में इसके जो ऑल टाइम हाइज थे 1150 के या 1200 के, उन लेवल्स को एक क्रॉस करते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसमें लगातार बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनते जा रहे हैं। और इस बार भी एक बाउंस बैक के बाद जो एक करेक्शन आना चाहिए था, मुझे लगता है वो करेक्शन हो चुका है और उसके बाद का रिवर्सल पैटर्न इसमें बन रहा है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और जैसे आज न्यूज फ्लो अगर आ गया है तो आज के जो लोज है 950, हम उसी को एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे और थोड़ा पोजिशनल कॉल लेंगे 1150 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ये स्टॉक धीरे धीरे पूरे साल चलता रहा है। वाईटीडी लेके आइए जरा चार्ट इसका, तो आपको समझ में आएगा इस साल कितना अच्छा परफॉर्म किया है पावर मैक। ईयर टिल डेट का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, नीचे से देखिए। हाँ, मार्च से जो है ये चलना चालू हो गया था 800 वाला 1000, और इसका ऑल टाइम हाई एक्चुअली यही है 1000 के आसपास। वो अगर क्रॉस करेगा तो ऊपर जा सकता है। और ये जो स्मॉल मिड कैप काइंड ऑफ नाम है ना आपके, पावर मैक, जहाँ पे पावर लगा हुआ है, जहाँ पे मैक लगा हुआ है, एसकेएफ बेयरिंग, ये पूरा कहीं ना कहीं मिड कैप कैपिटल गुड्स का ही पार्ट है, राइट। आप देखिए आज एलेकॉन इंजीनियरिंग का चार्ट देखिए, आप देखिए अपार इंडस्ट्रीज जो इंजन ऑयल बनाता है कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए। कुछ अगर इनके चार्ट चेक करें जरा, क्योंकि आप एसकेएफ भी बताए थे, एलेकॉन और अपार इंडस्ट्रीज, ये कहीं ना कहीं ये जो छोटे मिड कैप कैपिटल गुड्स जो इसके अराउंड के स्टॉक्स है ना कहीं वहां पे अच्छा काम हो रहा है। डिम्पी, आपको हंसी क्यों आ रही है? नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि बार बार डायरेक्टर कह रहे हैं कि आप विंडो में देखिए सीधा सीधा। बिल्कुल, तो आप चार्ट दिखाइए। आप मेरे को बार बार क्यों दिखाना चाहते हैं? आप चार्ट दिखाइए, सब लोग चार्ट देखना चाहते हैं। डायरेक्टर साहब, आप एलेकॉन इंजीनियरिंग और अपार इंडस्ट्री के चार्ट दिखाइए, कुछ से मैं उनके चार्ट चेक करता हूँ। जी हाँ, देखिए एलेकॉन की आई थिंक हमने सुबह भी बात की थी और काफी अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक चल भी रहा है। 2 दिन पहले स्टॉक में हमने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखा था। व्हाट्स इंटरेस्टिंग एंड एनकरेजिंग, इस केस में फॉलो थ्रू बाइंग आई है, वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है। तो ये जो मोमेंटम है ये डेफिनेटली यहाँ से कंटिन्यू होते हुए देख सकता है। एवरेजेस आई थिंक विल नॉट मैटर, बिकॉज पिछले कुछ सेशन से जो इतने अच्छी मोमेंटम आई है उसमें तो ये अपने सारे ही एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। भाई आई विल रीइटरेट द पॉइंट कि वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है और फॉलो थ्रू बाइंग आई है अच्छे ब्रेकआउट के बाद जो हमने 2 सेशंस पहले देखा था। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो अहेड। और देखिए 275 के तो करीब आ ही गया था, जस्ट वहां से हमने एक रिवर्सल देखा है, बट यहाँ से भी 10% का अपमूव है इफ यू वांट टू प्ले फॉर 275 टारगेट्स। तो अगर कोई ट्रेडिंग बेसिस पे ये पोजीशन ले रहे हैं तो 275 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करिए। यहाँ जो स्टॉप लॉस है जरा पास का लगाइए 240 के आसपास का। पे ऑफ रेशियो आपके लिए अच्छा है। पोजिशनली अगर इसे होल्ड कर सकते हैं तो 300-310 के लेवल्स भी आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने मिल सकते हैं। द सेकंड स्टॉक इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज अपार इंडस्ट्रीज, राइट। अपार भी 8-9% ऊपर है, APAR। जी हाँ, इसमें भी देखिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था काफी समय से,
एक ब्रेकडाउन देखने मिला है, बट आई एम अज्यूमिंग दैट टाइमिंग कोइंसाइड्स जो विद द मार्केट फॉल जो हमने देखा था, उसके बाद स्टॉक ने अपना एक अपमूव रिज्यूम किया है और इसके जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं काफी पॉजिटिव टर्न हुए, दे कम वेरी क्लोज टू क्रॉसिंग ओवर इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज। ये भी एक बहुत एनकरेजिंग साइन है। यहाँ भी फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी देखने मिल रही है, सपोर्टेड बाय वेरी नाइस वॉल्यूम्स। सो आई वुडंट रूल आउट अ मूव टिल 830 लेवल्स जो स्टॉक के बीच में हाईज बने थे। इनफैक्ट अगर हम इंट्राडे हाई की बात करें तो 857 860 के बने थे, बट क्लोजिंग बेसिस पे 830 835 के जो जोन है यहाँ तक गया था। देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दिस स्टॉक कैन गो अप टू दोस लेवल्स, एंड जिस तरीके का मोमेंटम है यू नेवर नो दीज लेवल्स माइट कम सूनर देन लेटर। तो दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, किसी के पास हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। श्रीकांत, बजाज ऑटो के चार्ट्स को जरा देख के बताइए, ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है कुछ दिनों में, लेकिन अब आज जिस तरह का मूव दिया 120 रुपए का, पहले हीरो मोटो, मारुति और M&M ज्यादा चल रहे थे, क्या बजाज का समय आ गया है? ट्रेल करना चाहिए अगर कोई ऑलरेडी लेके चुका है, या कौन से लेवल में एंट्री करनी चाहिए अगर इच्छा है किसी की तो? बिल्कुल। तो इनफैक्ट अजय जी, इसमें जो पैटर्न बना है वो एक सिमेट्रिकल सॉर्ट ऑफ पैटर्न, ट्रायंगल का एक पैटर्न बन रहा है। और अगर पिछले 3 दिन के अगर चार्ट को देखते हो तो इसमें एक बड़ा सेल ऑफ बना था, इनफैक्ट स्टॉक वर्टिकली नीचे आया था। लेकिन इसमें अगर वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो उसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थे, और जैसे ही स्टॉक ने यू टर्न किया है वापस वॉल्यूम आ गए हैं। तो एक क्लियर जो एक इंडिकेशन आ रहा है वो यही है कि हर एक स्टॉक्स में जो बिकवाली बन रही है उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, उनमें फियर ज्यादा है, और इसी वजह से अगर प्राइस में अगर इरोजन आ रहा है तो वो सब्सटैंशियली थोड़ा ज्यादा आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स कंट्रीब्यूट नहीं हो रहे। तो शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से टर्न बैक कर रहे हैं, और अगर मार्केट 16,800 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनेगी। और उनमें से अगर कोई एक स्टॉक है तो वो बजाज ऑटो है। अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है, 3,780 3,790 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ, यानी 3,750 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चले, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये स्टॉक 4,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हमें लगता है कि एक रेंज में रहेगा, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है, तो इसे लॉन्ग करके चले। टारगेट्स रखे 3,950 के। एक समय ऐसा था जब कोविड के दौरान दोनों ही शेयर्स के अंदर पिटाई हुई थी। हमने चार्ट आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे इन शेयर्स के नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद की जो रिकवरी है उसमें बजाज ऑटो आगे निकल गया और हीरो मोटोकॉर्प पीछे रह गया। अगर आप कोविड का भी कंपैरिजन करेंगे, जो नीचे इस समय जहाँ पे आप कर्सर देख पा रहे हैं कोविड के समय का है, और उसका ये बजाज का आप मूवमेंट देख पा रहे हैं, और हीरो मोटोकॉर्प नीचे की तरफ गया। तो दोनों का डाइवर्जेंस जो है वो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे बजाज ऑटो आगे निकला और हीरो मोटोकॉर्प पीछे छूट गया। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 2 डाइवर्जेंस हम आपके, एक डाइवर्जेंस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ मारुति के बारे में जरूर पूछना चाहूंगा जब ऑटो की बात हो ही रही है। राजेश जी, एक बार जरा आप बताइएगा मारुति के अंदर अभी क्या करना चाहिए? एक राउंड ऑफ तेजी, शॉर्ट कवरिंग दोनों का कंबाइन होकर कंप्लीट हो चुका है, अभी क्या करें? अभी प्रॉफिट बुक करने का समय है इसी 77-78 की रेंज में, या फिर ये वापस हो जाएगा 8,000? डिम्पी जी, देखिए सेटअप के हिसाब से तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 8,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक हालांकि एक बार यहाँ पे तेजी करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जरूर एक कंसोलिडेशन वापस देखने को मिला, हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, बट अगेन हमें लगता है 75-50 एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक वापस एक 8,000 की तरफ अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा। तो काफी समय से स्टॉक एक बड़ी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 6,800 से लेकर 8,100-200 की रेंज में ही ये काफी महीनों से ये स्टॉक ने समय बिताया है। हमें लगता है जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक तेजी का मूव बना है तो हमें लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मारुति भी एक कैचअप रैली यहाँ से करता हुआ दिखेगा। 8,000 के लेवल जैसे ही इसमें विद वॉल्यूम एक्शन क्रॉस होंगे तो बड़ा मूव भी वहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो बाय ही रखने की सलाह रहेगी, 75-50 का स्टॉप लॉस रखने। ऑलराइट, तो ये रहा है मारुति सुजुकी पर। लेकिन इस बीच आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट खबर आप तक पहुंचानी है, लेकिन इससे पहले अजय और डिम्पी आपसे जानना चाहूंगी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी इश्यूज क्या आप फेस करते हैं? यूजुअली जब शाम को एडिट कॉल होती है तब हमारे टीम के कुछ मेंबर टेलीकॉम कनेक्टिविटी इश्यूज फेस करते हैं। वो तो ये कह रहा है भी आपकी तरफ नहीं है, मेरा तो हमेशा ही रहता है टेलीकॉम का इशू।
लेकिन ये कनेक्टिविटी इश्यूज जो हैं उन्हें बेहतरी की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही है। मोबाइल और इंटरनेट सुविधा में जल्द बेहतरी आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम विभाग तेजी से मंजूरी के लिए राज्यों का नए पोर्टल गति शक्ति संचार के साथ इंटीग्रेशन पूरा करने जा रहा है। ये क्या है पूरी खबर, इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स दानिश आनंद हमें बताएंगे। दानिश बताएं। देखिए, देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम रखा है और ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिवली सूत्रों से पता लगा है कि डीओटी आने वाले कुछ दिनों में सारी स्टेट्स को गति शक्ति संचार पोर्टल से फुली इंटीग्रेट कर देगी। ये जो पोर्टल बनाया गया है, ये जितनी भी पेंडिंग ROW यानी कि राइट अवे एप्लीकेशंस हैं उनको जल्द से जल्द अप्रूव करने के लिए बनाया है। तो ये जो पोर्टल है ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो आगे जाकर टावर्स को इरेक्ट होने में या नई जगहों पर जहाँ पे टावर्स नहीं है उनको फैलाने के लिए इसका काम आएगा। और 3 स्टेट्स यानी कि गुजरात, वेस्ट बंगाल और असम जिन्होंने अभी तक अपने आप को इस पोर्टल से इंटीग्रेट नहीं किया था, आने वाले कुछ दिनों में ये तीनों स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिवली ये भी सूत्रों से पता लगा है कि जून के महीने में सरकार लगभग 5000 से ऊपर जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको वो अप्रूव करेगी या उनको प्रोसेस करेगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इससे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है इस को जब बनाया गया था उसके पहले लगभग देश में 70,000 के ऊपर पेंडिंग ROW एप्लीकेशंस होती थी, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद अब ये लगभग 6,500 के करीब है। और सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को ये बताया है कि जून के महीने में लगभग 5,000 के ऊपर जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये खबर ना कि सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के लिए लेकिन एक खबर कंज्यूमर्स के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि एक बारी जब सारी अप्रूवल्स मिल जाएंगे तो हम बेटर टेलीकॉम कनेक्टिविटी और एक बेटर मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो टेलीकॉम स्पेस इस खबर के चलते फोकस में है और आपको बता दें टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यहां पर सरकार की तरफ से पहल होती हुई दिख रही है। क्विकली राजेश जी, टेलीकॉम स्पेस पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। एयरटेल, इंडस टावर, ऑफकोर्स आज हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ ट्रेड जरूर हैं, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर पर काफी हद तक सरकार का फोकस है। आपकी राय क्या होगी? देखिए, अगर हम बात करें तो स्टॉक काफी समय से एक लोअर साइड पे 680 से 700 की रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। बट अगर इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में हमें लगता है कि अप ट्रेंड जिस तरीके से बना हुआ है, सूनर और लेटर जैसे ही इसमें 710 720 की रेंज क्रॉस होगी तो वापस से ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो हमारा व्यू भारतीय एयरटेल पे बुलिश है। थोड़ा सा पोजिशनली रखना होगा क्योंकि स्टॉक में काफी समय से एक कंसोलिडेशन की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो प्राइस ब्रेकआउट का वेट हम 710 715 के ऊपर आते हुए दिखेगा, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से प्लेस्ड है स्टॉक काफी स्टेबल है और काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड पे बना हुआ है। तो भारतीय पे हमारी बाय ही करने की सलाह है। 670 660 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड के टारगेट पोजिशनली हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले हफ्तों या महीनों में 750 तक के अपसाइड भी दिखाता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल श्रीकांत, इस बीच अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर एक बार फोकस करते हैं। इनफैक्ट अदानी टोटल गैस पर अपनी राय दीजिए। अदानी पावर में तो अपर सर्किट दिख रहा है, अदानी टोटल गैस भी आज तेजी के साथ करीब 1.5 से 2% की अपमूव्स दिखाते हुए पिछले सेशंस के ट्रेंड को अगर देखें इतनी बढ़त दिखी नहीं थी, आज एकाएक तेजी दिख रही है। अदानी टोटल पर राय दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए अडानी टोटल गैस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक इनफैक्ट काफी बैलेंस्ड फॉर्मेशन बन रहा है। बाकी सब स्टॉक्स में अगर हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन होता है, लेकिन ये स्टॉक पिछले 10 या 15 दिनों से देखें तो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 2650 और 2350 के रेंज में। और हमें लगता है कि 2350 के लोअर रेंज को रिटेस्ट करने के बाद वापस इसमें एक रिबाउंड बन रहा है। ब्रॉडर फॉर्मेशन में भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें करेक्शन पूरा हो चुका है और ये स्टॉक एक बार वापस 2650 के लेवल्स को बिल्कुल रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर इसमें जो तेजी बनेगी वो शायद 3000 के लेवल्स को लेके जा सकती है। लेकिन करंट लेवल से अगर मार्केट में जैसे मोमेंटम बनते जा रहा है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और अडानी टोटल गैस को लॉन्ग करके चले 2440 2435 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 2390 रुपए का। कुछ एक शेयर्स हैं बैंकिंग के, खासकर बंधन बैंक का आज भसीन साहब भी बता रहे थे कि इसके शेयर के बारे में कि अच्छा शेयर चल सकता है। एक बार टेक्निकल चेक कराते हैं, खुश शेयर चेक कीजिए बंधन बैंक को। ये पोजीशन डिलीवरी यानी कि कल लेके जाएं कि आज ही सौदा काटें?
देखिए ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पॉज इसलिए आया बिकॉज स्टॉक का मोमेंटम तो ठीक है लेकिन काफी रेंज में आ गया है एंड बैंकिंग इंडेक्स इटसेल्फ की तरह वॉलेटाइल हो गया है कि उसके चलते इसके कंपोनेंट्स में जो है उनमें भी काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। अगर आज आप इसको आज सुबह आपने बाय किया है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मेरा सुझाव रहेगा कि इसमें एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चलिए, या अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो एक पुट बाय करके हेज करके पोजीशन चलिए, दैट्स अ मच बेटर डील। पोजिशनली इसमें जो सेटअप है ये काफी अच्छा है, 350 के लेवल्स आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक देख सकता है। एक और शेयर है जिसपे श्रीकांत आपका व्यू चाहिए, वो है तो फार्मास्यूटिकल्स का, लेकिन जब चलता है ना तो लोग इस पर ट्रस्ट कम करते हैं। मैं नाम बताता हूँ शेयर का है ग्रैन्युलस इंडिया। ग्रैन्युलस बनाती है, ताकत की गोलियां बनाती है। जब ताकत की गोलियां बनाती है दूसरे को तो ताकत देती है, लेकिन खुद में ताकत कम हो पाती है। एक बार जरा इस शेयर को आप देखिए और चार्ट डालिएगा आप आवर का, 1 घंटे का चार्ट, आपको इसमें शायद एक ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखेगा। एक बार मेरे को बताइए कि मैं सीरीज के अंदर इस शेयर को रखना चाहता हूँ क्योंकि F&O का शेयर है ये, तो मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ या मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ? अगर आपका जवाब है हाँ कि सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, फिर आप स्टॉप लॉस और टारगेट बताना, नहीं तो बोल देना पास, फिर हम आगे चले जाएंगे। डिम्पी जी, आपका चार्ट देखा है, कई बार काफी अच्छा होता है और आप कई बार ऐसे स्टॉक्स चुन लेते हो कि जो शायद हमारे रडार पे नहीं आते हैं। ग्रैन्युअल्स आपसे सीखा है। अरे अब क्या बोलेंगे आप बताइए? अब आपसे ही सीखा, हमने बोल दिया, अब आप क्या बोलेंगे बताइए? चलिए खैर बताइए सर ग्रैन्युल्स के बारे में। लेकिन यस, ये जो स्टॉक है इसमें बिल्कुल काफी अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और मुझे लग रहा है कि जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते जा रहा है और अगर डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स को अगर देखते हो तो वहां पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक इसमें हायर बॉटम्स बनते जाएंगे, लोअर टॉप्स बनते जाएंगे और इवेंचुअली ये एपेक्स के बाद एक अपवर्ड ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो 265 के स्टॉप लॉस को एज अ स्टॉप 265 के लेवल्स को एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें और लॉन्ग करके चले। ये स्टॉक कम से कम वापस अपने करंट रैली के हाईएस्ट पॉइंट को छू सकता है जो तकरीबन 290 के करीब के है, तो 285 से लेकर 290 के टारगेट्स बिल्कुल नजर आते हैं। और अगर मार्केट में अगर तेजी अगर ऐसी बनी रहे और शायद फार्मा स्टॉक्स में अगर कुछ और तेजी बनती है तो शायद हमें लगता है कि ये स्टॉक 300 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, ग्रैन्युल्स इंडिया पर ऑफ कोर्स डिम्पी ने इसे यहाँ पर एक बार रडार पर लाया और इस पर श्रीकांत की राय भी आती है और हम देख रहे हैं 271 पॉइंट्स अप मूव, करीब 1% के अपटिक यहाँ पर दिख रहे हैं। 285 पहला टारगेट 290 तक ये जाता हुआ भी दिख सकता है, 265 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा। लेकिन चलिए बज गए हैं 3 और वक्त हो चला है संजीव भसीन से बात करने का। संजीव जी गुड आफ्टरनून। 35,300 के पार बैंक निफ्टी है और निफ्टी की अगर बात करें 16,600 से आगे निकलता है, वापस 16,600 के अंदर घुस जाता है। क्या लगता है आज का सेटअप? वैसे पूरा हफ्ता ही हम कह सकते हैं क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी है, उससे ठीक पहले कंसर्न होना लाजमी भी है। आपके हिसाब से किस तरह के ट्रेड्स आप देख रहे हैं पूरे हफ्ते के लिए? सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट फर्स्ट हाफ से तो बेहतर ही दिख रहा है। बिल्कुल मानसी जी, सुबह ही आपको कहा था अगर आप मुस्कुराएंगी तो शेयर बाजार कैसे लाल में जाएगा। यू नो द लेडी इज द वन बिहाइंड एवरी सक्सेस, और बाजार में चल नहीं था, आपको देख लीजिए 120 पॉइंट था, तो आपको श्रेय जाता है ये, और थोड़ा बहुत मुझे जाता है तो मैंने आपको खरीदो। और ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड। पहले 17,200 होएगा फिर देखेंगे बाजार। जो इवेंट्स हैं आरबीआई और ये सब आपको सब ये रूटीन में पता है। ऑयल पुतिन कोई नई चीज तो है नहीं। Under ownership of stocks is telling you that results are better than expected in the US also and here also, and under ownership of stocks is the key. तो मैं अभी भी दो राय नहीं रखता कि शेयर बाजार can surprise you on the upside. A lot of the bad news is in. कोई भी good news आई then you will see a huge amount of short covering. और आज का मैं आपको मार्केट दिख रहा है, IT, ऑटो, आपका बैंक्स, they are out performing. तो आप कहें तो मेरे पे 2 पिक्स हैं आज के लिए, आपके लिए शुरू कर दूं मैं। बिल्कुल संजीव जी बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो देखिए मानसी जी, मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिक बहुत पसंद है। 1550 पे आपके यहाँ मैंने बहुत जोर से कहा था 2,500 का टारगेट, 2,500 क्या, अब तो ये 3,000 जाएगा।
अब 1888-90 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1840, 1950 टू 1970। ट्रेडिंग कॉल है ये 1950 1970, 2 दिन में हो जाएगा। दूसरा पिक है आपका अंबुजा सीमेंट। देखिए लॉजिस्टिक्स और पावर, दीज आर 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सीमेंट प्लांट्स, और पावर में अडानी और पोर्ट्स में अडानी, बिकॉज अंबुजा की ज्यादातर पोर्ट से जाती है। तो आप देखिए अडानी को कितनी इसमें सेविंग होगी। तो मुझे कोई दो राय नहीं, सबसे बढ़िया सीमेंट शेयर वो बनेगा अंबुजा। 400 का भाव हो जाएगा इसका। अभी के लिए आप 365 में लीजिए, 358 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी अंबुजा सीमेंट की आप ऑफकोर्स राय दे रहे हैं, सीमेंट स्पेस पर आपका नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन इन दिनों हम देख भी रहे हैं, आज सुबह भी हमने डिस्कशन किया था वैल्यूएशंस की तर्ज पर अगर देखें काफी सारे न्यूज फ्लोज हैं जिसके चलते सीमेंट स्पेस जो है एक तरह से कंफ्यूज मोड में चल रहा है। अब तो अगर सीमेंट से जुड़ी तमाम कंपनियां देखें कमजोरी ज्यादा हावी हो रही है। कंफ्यूजन इज द स्टेट ऑफ द मार्केट, कोई नई बात नहीं है। आप उतार चढ़ाव को कंफ्यूजन ही कहते हैं, कोई बायर और सेलर। मुझे कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से अंबुजा की एक्विजिशन हुई है, द अमाउंट ऑफ मनी इट फिट्स इन परफेक्टली इन द अडानी स्टेबल, दे हैव पावर एंड लॉजिस्टिक्स बोथ विद देम, इट्स अ नो ब्रेनर। और सीमेंट में भी मंदा ज्यादा नहीं है, कैपेक्स एक्सपेंशन इज अ पॉजिटिव साइन, इट्स टेलिंग यू दैट डिमांड इज गोइंग टू बी फार आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई। और ये तो आपको पता है, जैसे मॉनसून वगैरह का सीजन होएगा थोड़ा लल आएगा, बट उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बिल्डिंग और हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस देखें, सीमेंट के बिना काम नहीं है। तो सीमेंट फॉर मी इज एन ओवरवेट एट दिस प्राइसेस, पर्टिकुलरली अंबुजा इफ यू आर लुकिंग फॉर टारगेट्स क्लोजर टू 450। एब्सोल्युटली संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके स्टॉक्स हमने नोट डाउन किए हैं और उसमें जो एक्शन दिखेगा वो भी हम व्यूअर्स तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अंबुजा सीमेंट में आप खरीदारी के ट्रेड्स। लेकिन डिम्पी, ऑयल इंडिया पर आज सुबह आप एक्सपर्ट से जानकारी ले भी रहे थे और अभी ऑयल इंडिया देखिए करीब 9-10% के आप मूव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज ONGC जब चल रहा था और हमने ब्रेकआउट की भी बात बोली थी कि इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, और दूसरा फिर अजय भी कह रहे थे कि एक बड़े ब्रोकिंग हाउसेस ने इस पर रिपोर्ट निकाली है, 300 तक का टारगेट देख रहे हैं। ऑयल इंडिया आज का सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला फ्यूचर्स का शेयर हो गया, 10% ऊपर है आज ये शेयर ऑयल इंडिया का। ONGC इसके मुकाबले में देखेंगे, अगर आप इसी थीम को ही देख के चलते, आप एक बार ONGC भी दिखाइए तो आपको ONGC में उतना रिटर्न नहीं मिलता, सिर्फ 2-2.5% तक का रिटर्न में आप रह जाते। इसलिए अगर आज थीम प्ले करना था तो ऑयल इंडिया को करना था। खैर एनी हाउ, आज का काम तो हो गया ऑयल इंडिया से, लेकिन ये फिर से पता करना होगा कि ऑयल इंडिया को कैरी भी करना है कि अभी नहीं करना। 277 हो गया, आज का रेट 255-56 के आसपास था जब इसके बारे में डिस्कस हो रहा था। राजेश जी, एक बार जरा इस शेयर के बारे में बताइएगा, ऑयल इंडिया के बारे में, इसको कैरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और एक और बात, मान लीजिए किसी ने आज नहीं खरीदा, मिस हो गया, 8% सोचने में निकल गया, उसको खरीदना चाहिए या उसके लिए महंगा हो गया ये शेयर? देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना है आज, और आज के दिन में जो प्राइस एक्शन बना है उसने अपने अक्टूबर 2021 के जो स्विंग हाई थे उसको भी आज सरपास किया है। तो जिस तरीके से मंथली वीकली सेटअप पे आज ये ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में, हमें लगता है ये मोमेंटम तो यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से लगते हैं आना चाहिए करीब 315 से 320 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। अब हायर साइड पे 270 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए, और हमें लगता है कि ये मोमेंटम जिस तरीके से बना है विद वॉल्यूम एक्शन और जो प्राइस पैटर्न बने हैं, हमें लग रहा है ये 310-315 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखें पोजीशन, अपसाइड के टारगेट 300 और 310 तक के आते हुए दिख सकते हैं। 310 तक के इसके अंदर टारगेट आपको मिल जाएगा, तो जिनके पास नहीं है वो चाहे वो भी एक बार एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 10 से 11% अगर कोई शेयर मिलता है और आपकी आंखों के सामने चलता है तो डर तो लगता ही है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी मौका मिल जाए तो एक बार री एंट्री के लिए अभी भी देखा जा सकता है, इसलिए हमने रिकन्फर्म कर लिया एक बार सर से। और ऑयल मार्केटिंग से जुड़ी हुई या फिर ये कहेंगे GRM से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, आप MRPL और चेन्नई पेट्रो भी देखेंगे। MRPL में भी सर्किट लगा था, चेन्नई पेट्रो के अंदर भी एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सुबह ही लग गया था इसमें तो सर्किट MRPL पे भी, और चेन्नई पेट्रो पे भी 5% का सर्किट है, क्योंकि GRMs बड़े थे उसके बेसिस पर है। एक और शेयर हमने आपको सुबह नोटिस करवाया था, वो शेयर कहा था ओलेक्ट्रा ग्रीन्स, उस पर भी सर्किट लग गया। आज का दिन ही सर्किट का, आज ज़्यादातर शेयर आपको सर्किट पे मिलेंगे ऑलमोस्ट, हालांकि 5% का ही शेयर था वो, बट वो भी चल गया है। एक पॉइंट मेरे को और पता करना है, ये MRPL, चेन्नई पेट्रो और ओलेक्ट्रा ग्रीन,
दो तो एक जैसी कंपनियां होगी और एक बिल्कुल इससे अलग कंपनी है ईवी की जुड़ी हुई, ओलेक्ट्रा ग्रीन्स। एक बार आप चेक करके बताएंगे कुछ क्या करना चाहिए? ओलेक्ट्रा की स्पेलिंग है OLECTRA। यहाँ ओलेक्ट्रा से ही शुरुआत करते हैं। ये स्टॉक बीच में जब ये स्टोरी नई नई आई थी तब काफी फ्लेवर में था। HNI और फंड्स दोनों ही काफी इसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन के कंसर्न्स थे और फिर जो रिपीट लॉकडाउन्स लगे उनके चलते इस स्टॉक में एक जरा सा डाउनफॉल आया था। इसका जो मोमेंटम है ये जरा सा लूज हुआ था। 800-850 के आसपास के लेवल से ये स्टॉक हल्का सा स्लाइड होते होते करीब 600 550 के लेवल्स तक भी आ गया था। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर लुकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, देन दिस फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे ईवी का प्ले बहुत स्ट्रांग होने वाला है, नॉट एट रिटेल लेवल, एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो उस हिसाब से ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट फ्यूचर प्रूफ स्टॉक एज अ फ्यूचर प्रूफ स्टॉक अपने आप को प्रेजेंट करता है। मोमेंटम इसमें इमीडिएट बेसिस पे देखें तो काफी स्ट्रांग है। 550 के जो लेवल्स है वहां पे काफी अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने, काफी टाइम स्पेंड किया है और फिर एक अपवर्ड रैली शुरू की है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर इसे कोई बाय करें, एंड इट इज अ बाइंग कैंडिडेट इवन आफ्टर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। यहाँ पे दूसरे दोनों स्टॉक्स हैं MRPL और चेन्नई पेट्रो। देखिए दोनों में ही मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं पिछले 2 सेशन से। फ्रेश एंट्री तो मिल ही नहीं पाएगी, रादर मुश्किल होगी फ्रेश एंट्री मिल पाना। लेकिन अगर किसी के पास हो तो डेफिनेटली इन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे लगेगा कि पिछले दिन की जो क्लोजिंग रही हो उसको आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मोमेंटम दोनों में ही स्ट्रांग है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे भी हम 10 to 15% के अपसाइड्स देख सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स में। ठीक है, जिनके पास MRPL और चेन्नई पेट्रो है इनको तो रखना है होल्ड। जिनके पास फंडामेंटली कोई शेयर दिख रहे हैं थीम के हिसाब से, और अगर ईवी वाला कोई शेयर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रा को खरीद सकते हैं। आज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आज तो है बायर फ्रीज। जब भी आपको मौका मिले, किसी भी तरह का डिप मिले या कोई ओपनिंग मिल जाए आपको, तब आप इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। 800-850 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। खैर इस बीच मार्केट में फिर से लाल निशान आया है और 565 पे अभी चल रहा है, 16,565 पे। बैंक निफ्टी भी वापस लाल निशान में लौटा है। विक्स एक बार आप दिखा सकते हैं 20 के ऊपर का भी ट्रेड कर रहा है। बहुत ही नैरो स्क्वीज जोन है एक्चुअली। पहले 400 से 800 वाला जोन था, अभी 400 से 600 वाला जोन हो चुका है। राजेश सर, ये निफ्टी के, मैं सिर्फ निफ्टी का पूछ रहा हूँ। एक तो ऑप्शंस के लिए तो बिल्कुल मना ही होगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर आपको हाईली प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो ठीक है, नेकेड ऑप्शन मार देगी। आप मेरे को ये बताइए चांसेस किसकी तरफ आपको लगते हैं कि 400 तोड़ेंगे या फिर 600 तोड़ के 800 की तरफ जाएंगे? बीटा सेटअप बनेगा 16,600 का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 16,400 16,500 के बेस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ पे पुट राइटर्स ने जिस तरीके से पोजीशंस बनाई है, तो हमें लगता है कि जरूर इवेंटफुल वीक है। यहाँ पे RBI पॉलिसी का भी इम्पैक्ट रहना है मार्केट में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और जो सेक्टर्स में ऑलरेडी एक प्रेशर था, वहाँ कहीं ना कहीं प्रेशर ईज ऑफ होते हुए दिख रहा है और वहाँ पे भी बाइंग बनते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से सेक्टर रोटेशन होते हुए दिख रहा है और निफ्टी भी अपने लेवल को 16,400 16,500 को होल्ड करके यहाँ से ट्रेड कर रहा है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 16,600 का ब्रेकआउट हमें होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय का ही ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है यहाँ से 16,450 से 16,400, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से करंट लेवल से थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता है। बट अपॉर्चुनिटी जरूर दे रहा है मार्केट हमें। मल्टीपल टाइम 16,500 या उसके नीचे भी थोड़ा फिसलता है, लेकिन वो लेवल पे जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे बाय ही करना है 16,400 के स्टॉप लॉस। ठीक है श्रीकांत जी, जैसे ग्रेनुलस मिला है ना, ऐसे ही एक कैटेगरी का एक और शेयर मिला है, आपको ही बताना होगा, वो भी आपको बताना होगा। आप लगाइएगा जरा हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट अपने स्क्रीन पर, आप भी जरा दिखाइए, और इसका ना जरा 7 डेज का भी दिखाना। हाँ, अभी चल रहा है 106 रुपये का। क्या इसमें स्टॉप लॉस रखें और क्या इसमें टारगेट रखें, उसको लेना है कि नहीं लेना, ये भी क्लियर कीजिएगा। अभी 106 पे चल रहा है। बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर में भी अगर फॉर्मेशन देखें तो साइडवेज पैटर्न हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब ही आ चुका है। 108 109 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है, और जब स्टॉक में एक साइडवेज पैटर्न बना था तब 108 109 के करीब इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स लिया था, और अभी मुझे लगता है कि उसकी रीटेस्टिंग हो रही है।
तो जब तक ये स्टॉक 110 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक मुझे लगता है कि स्टे अवे, क्योंकि करंट लेवल से खरीदना यानी वापस अगर मार्केट इसी लेवल्स पे अगर अटक के वापस अगर नीचे आ जाता है तो ये स्टॉक वापस एक बार 100 से लेकर 102 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ब्रेकआउट बाय में खरीदें और थोड़े मोमेंटम के साथ अगर मार्केट चलता होगा तो वहां पे खरीद सकते हैं। तो 110 का बाइंग पॉइंट रखिए, करंट लेवल से अवॉइड कीजिए। करंट लेवल से एक बार सिर्फ इसे वॉच लिस्ट में रखें, 110 का बाइंग पॉइंट रखें, 110 के लेवल्स पर कराएं तो फिर एक बार डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं। राजेश जी, टाटा एलेक्सी इस स्टॉक पर एक बार नजरिया आप अपना बताएं। मिड कैप स्पेस में कुछ तमाम काउंटर्स जिसमें अच्छी तेजी है उसमें ये भी एक शामिल है। अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टाटा एलेक्सी आज करीब 3% के अपमूव्स दिखा रहा है। एक 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी करीब 10% के अपमूव्स दिखा चुका है। स्टॉक पर राय क्या होगी? जी मानसी जी, स्टॉक का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज वापस से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सेटअप के हिसाब से देखें स्टॉक को तो जैसे ही स्टॉक में 8,820 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। तो करंट लेवल से भी ओवरऑल इसके सेटअप तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी। अगर ये स्टॉक में 8600 के आसपास की कोई डिप मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 8450 का। लेकिन जिस तरीके के सेटअप है इसके, हमें लगता है ये स्टॉक में 9000 प्लस तक की भी अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो टाटा एलेक्सी पे व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स करें, 8400 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के 9000 प्लस के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हम रिफाइनिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इन स्टॉक्स को हमारे रडार पे हमने कई दिनों से रखा है और रिफाइनिंग मार्जिन्स में जिस तरह की बढ़त है इस पर भी लगातार हम आपको खबरें बता भी रहे हैं। अब इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ गया है, क्रूड में जो लगातार तेजी दिख रही है। $120 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड के दाम है, उससे भी ऊपर जाता हुआ ये दिख चुका है। अब क्रूड में ये जो काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है, इस क्रूड के चढ़ने से कहां फोकस करना चाहिए? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनिंग स्टॉक्स दोनों पर इसका इंपैक्ट आ रहा है। इसके मायने क्या है, इंपैक्ट कैसे आ रहा है, सौमित से समझते हैं। सौमित बताएं। ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहले तो अगर हम देखते तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइसेस है $120 पर बैरल लेवल के ऊपर चल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम देखते तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है वो अपने न्यू लाइफ हाइस पे है, अराउंड $25 पर बैरल के लेवल्स पे। और उसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे? अगर हम देखते तो हाई क्रूड प्राइसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, बिकॉज वो ये जो हायर इम्पैक्ट है क्रूड का वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो है, जो कि पेट्रोल और डीजल है, उसके प्राइसेस अनचेंज रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से मार्केटिंग बिजनेस में एक लॉसेस आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अब एनालिस्ट के हिसाब से ₹1 पर लीटर का जो लॉस होता है मार्केटिंग में, उसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अर्निंग्स है, जो कि IOCL, BPCL और HPCL है, उस पर करीब 26 से 40% का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट फ्लिप साइड पर अगर हम देखते हैं तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अर्निंग्स पे। अब एनालिस्ट के हिसाब से $1 पर बैरल से जो GRMs बढ़ जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPCL और HPCL इनके अर्निंग्स जो है वो करीब 14 to 16% से बढ़ जाते हैं। बट अगर आप नेट इम्पैक्ट देखेंगे अभी भी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस से जो लॉसेस हो रहे हैं वो रिफाइनिंग बिजनेस से ऑफसेट नहीं हो रहे हैं एट दिस मोमेंट। बट उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रशिया से चीप क्रूड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट के हिसाब से डिस्काउंट करीब 15% के आसपास हो सकता है, बट इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा ये क्वांटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है एट दिस मोमेंट एनालिस्ट के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम खासकर बात करें तो उनका जो मार्केटिंग आउटलेट्स है वो कम होने के कारण जो मार्केटिंग बिजनेस के लॉसेस है वो लिमिटेड रहेंगे, बट GRMs बढ़ने के कारण एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। अभी एनालिस्ट के हिसाब से अगर $1 पर बैरल से GRM बढ़ जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है वो करीब 4 से 5% से बढ़ सकता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो कोई और कंपनीज भी है जैसे कि MRPL और चेन्नई पेट्रो, जिन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है GRMs बढ़ने का, और हमें क्लियरली दिख रहा है आज के ट्रेड में, क्योंकि दोनों ही स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है। तो क्लियरली चेन्नई पेट्रो, MRPL दोनों ही स्टॉक्स में अपर सर्किट भी लगा है और इसके पीछे की वजह जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स किस तरह से रिफाइनिंग स्टॉक्स पर मैच कर रहे हैं और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को क्रूड के छाल से किस तरह से इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है आपने जाना। आज चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्पेसेस पर बात करते हैं जहां पर हम पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं। मानसून से ठीक पहले इन स्टॉक्स में तेजी का नजरिया दिख भी रहा है और सुमितोमो केमिकल जैसा एक स्टॉक करीब 5% के अपमूव्स दिखाता हुआ। श्रीकांत, इस पर अपनी राय दीजिए। आज हम देख चुके हैं इसमें अच्छी तेजी के बीच कामकाज है, सुमितोमो केमिकल्स पर आपकी राय क्या होगी?
तो देखिए सुमिटोमो केमिकल में अगर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा फॉर्मेशन है। इनफैक्ट ये स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बाकी स्टॉक्स के साथ। और आज के दिन में भी अगर आप देखें तो बड़े परफॉर्मेंस के साथ इसकी जो क्लोजिंग आ रही है वो 470 के ऊपर की है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 520 से लेकर 530 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर इसे लॉन्ग करना है तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जो भी गिरावट आती है हमें लगता है कि अगर यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू हो तो भी इसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने 600 के लेवल्स को छू सकता है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे हम खरीद के पोजिशनल बेसिस पे रख सकते हैं। ठीक है, मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में रहा है। ना ही इसने आज 16,400 को तोड़ा, ना ही इसने आज 16,600 के ऊपर क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। तो 400 जाऊंगा नहीं और 600 दिखाऊंगा नहीं, कुछ कुछ वैसे वाला ही मार्केट आज रेंज में रह गया। आप अभी भी यही चुनाव कीजिए, अपने स्टॉक्स को चुनिए। आज देखिए रिलायंस ठंडा हुआ तो आईटी चल पड़ा, आज आईटी टूटा तो फिर से बैंकिंग चल पड़ा। वेटेज के हिसाब से मार्केट को इसमें कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, कि इंडेक्स वह रेंज में रहेगा लेकिन बाजार अपनी तरफ से स्टॉक्स को चलाता रहेगा। इसी मार्केट के अंदर आज ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज चली हैं, ओएनजीसी चला, आज आईटी के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। बाकायदा इन्फोसिस तो राजेश जी ने कहा है कि इसको आप हमारी ट्रेडिंग कॉल आप मानिएगा, ये आपको चलते हुए सारे शेयर्स दिखे होंगे। खैर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूँ। 2 शेयर मेरे को एक्सट्रीम वीक दिख रहे हैं। पहला एक शेयर मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ इसलिए पता करूंगा। खुश आप जरा चेक कीजिए हेवल्स के चार्ट। हम थोड़ा लेट हो गए क्या इसको शॉर्ट करने में, या फिर अभी भी गुंजाइश बहुत ज्यादा है? कंफर्मेशन अभी आया 1-2 दिन पहले ही कि इसमें और गिरावट आ सकती है। हेवल्स का 7 डेज का चार्ट भी दिखाइए। आज में आपको परसेंटेज में कम दिखेगा बट 7 डेज में आपको एक्चुअली दर्द दिखेगा जो हेवल्स के अंदर आपको टूटता हुआ शेयर दिख रहा है। खुश एक बार चेक कीजिए जरा। जी हाँ, देखिए जो इसका ट्रेंड है ये तो काफी समय से नेगेटिव चल रहा है। 1300-1340 के जो लेवल्स हैं वहां से स्टॉक गिरते हुए आया है एंड प्रैक्टिकली वन वे फॉल रहा है। हल्के से बाउंस आए हैं बट नथिंग टू मीनिंगफुल, अपने एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। यहाँ पे अगर हम कहें सो द चंक ऑफ द द फॉल इज नाउ प्रोबेबली टेकन आउट। लेकिन यहाँ से अगर फ्रेश शॉर्टिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, दिस विल स्टिल बी वन ऑफ द कैंडिडेट्स। और जो इसके ट्रेंड्स हैं उसमें इसका जो इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 1120 के आसपास बन रहा है। तो अगर आप इसे शॉर्ट करते हैं तो भी फ्रॉम हियर ऑन 30 रुपीज का एक डाउन ट्रेंड डाउन मूव है जो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर पोजिशनली आप इसे होल्ड करें तो 1050 के आसपास तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। कोई ऐसा मीनिंगफुल बाउंस अभी तक इस स्टॉक में आया नहीं है। ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स जो हैं ये इसके नेगेटिव हैं। बट एज आई सेड, अगर आप 1300 से देखें तो काफी सारा मीट इज ऑलरेडी टेकन आउट। पोजिशनली इसे शॉर्ट कर सकते हैं 1050 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा ये जरा पास का लगाइए 1200 के लेवल्स का, 1200 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास का। पहले वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल थे तो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। सो स्टिल अ शॉर्टिंग कैंडिडेट। तो ये राय मिलती हुई है। यहाँ पर हैवल्स भी हम देख रहे हैं कमजोरी के बीच, यहाँ पर शॉर्टिंग कैंडिडेट्स ये सारे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच मेरे को अभी एक और दिखा, मैं फटाक से पूछ लेता हूँ कि फिर बाजार बंद ना हो जाए, कहीं BTST के अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो। श्रीकांत जी एक शेयर चेक कीजिएगा जरा, अपोलो हॉस्पिटल, क्या ये शेयर BTST का कैंडिडेट है? अगर है तो आप इस पे मोहर लगवाइएगा, फिर हम लेवल्स वगैरह आपसे पूछते हैं। अगर ये नहीं है ना तो फिर आपको देना होगा एक BTST। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद का एक हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। और हायर बॉटम में भी इसके जो लोज है वो तकरीबन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब के बन चुके हैं। तो आज के लोज तो वैसे 3540 के, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3640 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो हम 3600 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चलेंगे। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 3800 के लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल। श्रीकांत जी आपसे ही जानना चाहेंगे, फाइन ऑर्गेनिक्स एक दिन की गिरावट के बाद आज वापस चल पड़ा है अच्छी तेजी पर ये ट्रेड करता हुआ 5160 के लेवल्स पर। एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं, कौन से टारगेट्स के लिए उन्हें वेट करना चाहिए? तो फाइन ऑर्गेनिक्स में करेक्शन देखने मिला है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो फ्राइडे के दिन में जो एक सेल ऑफ था वो काफी एक बड़ा सेल ऑफ था। तो जब तक उसके लोज ब्रेक नहीं करते तब तक हमें लगता है कि स्टॉक 5050 से लेकर 5350 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। ओके राजेश जी, मैक्स वेंचर्स ये स्टॉक करीब 8% के अपमूव्स दिखा रहा है, 102-103 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। आज की ये तेजी है और ये सडन अपसर्ज को आप कैसे देखते हैं?
तो काफी समय से देखा कि स्टॉक में एक करेक्शन का दौर चलते हुए दिख रहा था। स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन हुआ, स्टॉक ने एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन 92 के आसपास से एक बेस बना के अब रिवर्सल दिया है। हमें लगता है जिस तरीके के रिवर्सल बने, अगर ये स्टॉक अपने आप को 106 107 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो ये अपमूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 120 की तरफ। तो करंट लेवल पे अगर लोअर साइड पे किसी ने बाय किया तो उसके लिए सलाह होगी कि 106 107 के आसपास थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अगर हम देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ी सी वीकनेस अभी भी बनी हुई है। 120 के बाद स्टॉक में एक कंफर्ट जोन आएगा बाइंग साइड पे। कुछ इस बीच इफ आई एम नॉट रॉन्ग एबीबी लिमिटेड पर आपने अपना नजरिया कुछ समय पहले हमें बताया था। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनी, करीब 2% के अपोज एबीबी पर आज दिख रहे हैं। ऊपर इस तरह से मुनाफा वसूली भी है। इस पर एक बार चार्ट चेक कीजिए हमारे लिए। जी हाँ, देखिए एबीबी एक स्टॉक है जो हम काफी समय से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट तो हम 2000 के लेवल से इस स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन देते हुए आ रहे हैं और स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट भी दिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट्स हैव गॉन। अगर हम इसे यहाँ भी एक फ्रेश तरीके से रीइवैल्यूएट करें तो एक काफी अच्छा रन अप आया था 2500 के आसपास का, फिर एक स्टॉक में वहां से करेक्शन दिया है। अब ये करेक्शन जो है ये एक अच्छी तेजी के बाद जो हल्का सा पुल बैक आता है, इट्स मोर ऑन दोज लाइंस। स्टॉक अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं उनके बिल्कुल पास ही ट्रेड कर रहा है, तो ये री एंट्री के लिए एक अच्छा पॉइंट बन जाता है। तो यहां से आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जो इसके इमीडिएट हाइस थे उसी के लिए आप बाय कर लीजिए, उन्हीं टारगेट्स के लिए अगेन विच इज 2500। और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये आप 20 to 30 के जो जोन्स हैं जहां पे स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ है उनका लेके चलिए। लेकिन अगर आप पोजिशनली इसे होल्ड कर सकते हैं तो 2750 के भी जो टारगेट्स हैं ये आप इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। एक और शेयर है श्रीकांत जी, आपसे मेरे को पता करना है, वो शेयर होगा अमर राजा बैटरीज। इसका ना मल्टीपल सपोर्ट एरिया है करीब 496 के आसपास। आप जरा चेक करेंगे तो ये पहले लगा था करीब 12/5 को, मतलब 12 मई को, उसके बाद फिर से 27 मई को और फिर से ये लग रहा है 6 तारीख को। आज इसका मल्टीपल लो लगा है ये 496 का। तो क्या यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की उम्मीद करें? 25 रुपए मिल सकते हैं, 20 से 25 रुपए। देखिए वैसे एक्सपेंशन तो हुआ नहीं और ये स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनाते जा रहा है। इस बार भी इसने एक नए लो किए थे 480 के करीब के, उसके बाद का रिबाउंड है। लेकिन इस रिबाउंड में अगर आप देखें तो वापस स्ट्रेंथ आने के लिए इसे और बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि 540 के लेवल्स क्रॉस करेगा तभी जाके कुछ होगा। और इमीडिएट बेसिस पे ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक ऐसा कुछ कर ले। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक कुछ हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिवर्स में सीरीज ना बना ले तब तक हमें लगता है कि स्टे अवे। यानी कि अमर राजा बैटरी को अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिलहाल इस छोटे मोटे पुल बैक से बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। स्टॉक्स छोड़ दें, आपको पैसा कम मिले वो मंजूर है, लेकिन लॉस ना हो और कोशिश करें रिस्क कम से कम रखें। इस रेंज के बाजार में भी लोग बहुत लॉस खा जाते हैं। कहने को क्या, आज निफ्टी का कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आज की बैलेंस शीट देखोगे तो कई लोगों का सिर्फ ऑप्शन में ही प्रीमियम मीटिंग से पैसा चला गया होगा। राजेश जी, आप मेरे को कोई BTST का एक सौदा बता सकते हैं, सबसे कन्विक्शन वाला बेहतरीन सौदा? डिप्टी जी, जो स्टॉक अभी रडार पे है वो है ICICI प्रू का। ये स्टॉक में देखें तो हम जिस तरीके से एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में, देखें तो आप ये स्टॉक में 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज और इवन 100 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करके अब प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो ICICI प्रू को यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस स्टॉक में टारगेट आना चाहिए 580 से लेकर 585 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 558 का। ठीक है, आपकी तरफ से ICICI प्रू है। खुश, आपकी तरफ से कोई होगा BTST का सौदा? जी एक्चुअली जो नौसिल का कॉल हमने दिया था सुबह, मैं उसी को कंटिन्यू करवाना चाहूंगा। लेकिन अगर कोई फ्रेश कॉल चाहें तो इन्फोसिस पे ध्यान रखिए। IT जरा सा प्रेशर में है, लेकिन ये एक स्टॉक है जो दैट इज बकिंग द ट्रेंड। तो आप अगर इसे BTST के तौर पे ले जाना चाहें तो भी, और पोजिशनली भी होल्ड करना चाहें तो भी, इन्फोसिस इज वन स्टॉक जो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 1580 के जो लेवल्स हैं वहां पे आप इसका स्टॉप लॉस बनाइए और 1620 1630 के जोन्स के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, ICICI प्रू हो गया। नोसिल और इन्फोसिस सर की लिस्ट में था, राजेश सर की भी लिस्ट में था, कुछ आपकी लिस्ट में भी है, तो ऑलरेडी ये तो मैच हो गया, यानी कि इन दोनों पे हम ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से कोई BTST का? एक अपोलो हॉस्पिटल तो मैंने आपसे ले ही लिया जबरदस्ती, एक आपको और देना है। बिल्कुल, तो देखिए हमें
बाकी स्टॉक में काफी सारे मोमेंटम काफी सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है और अडानी टोटल गैस के चलने के बाद अभी मुझे लगता है कि अगर वापस अगर एक्शन शिफ्ट अगर हो सकता है तो वो अडानी एंटरप्राइजेस में है। काफी एक बैलेंस फॉर्मेशन बनाते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा है, मोमेंटम भी है। तो करंट लेवल से अडानी एंटरप्राइजेस को लॉन्ग करके चले, 2225 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2190 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे कम से कम यहाँ पे 2300 से लेकर 2320 के। तो अडानी एंटरप्राइज अगर आप नहीं बोलते ना तो सर मैं यही शेयर पूछने वाला था आपका। हमारा आज मैच कर रहा है, सारे शेयर्स का सिलेक्शन ही मैच कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस बेहतरीन, मतलब हम वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, धीरे धीरे आपसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं। राजेश जी एक सौदा आप बताना होगा, 103 रुपए का एबी कैपिटल। आप भूल जाइए आप एक्सेस में काम करते हैं, आपको सिर्फ एबी कैपिटल के बारे में बताना है, चलेगा कि नहीं चलेगा, भूल जाइए एक्सेस में काम करते हो आप। 2 मिनट के लिए और बस सर। तो देखिए ये स्टॉक में 105 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई बना हुआ रहेगा। 105 के बाद बिल्कुल हमारा व्यू है कि ये स्टॉक में 112 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। अभी मल्टीपल टाइम ये स्टॉक ने 105 के आसपास से ही सप्लाई प्रेशर को यहाँ पे आते हुए दिखा और स्टॉक में करेक्शन आया। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे सेटअप के हिसाब से 105 के ऊपर हम बाय करेंगे 112 113 के टारगेट के लिए। वैसे राजेश जी बड़ा मुश्किल होता होगा नहीं एक ब्रोकिंग हाउसेस में बैठ के दूसरे के बारे में बात करना, मुश्किल होता है क्या? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे मैं इन जनरल। नहीं निफ्टी जी ऐसा मुश्किल नहीं होता है, स्टॉक को एनालाइज करना कोई भी है। हाँ मुश्किल तो नहीं होता, खैर आपके चेहरे से दिख ही रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। 20 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी पर है और सेंसेक्स पर भी है। श्रीकांत से इसलिए मैंने पूछा नहीं कि आप आईसीसी में क्या करें, मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि जो नॉन आईसीसी वाला है, आपसे मैंने थोड़ा बहुत बस लास्ट में पूछ लिया था। खैर मानसी के पास चलते सीधा वॉल पे और वो आपको बता रही है क्लोजिंग का पूरा सिनॉप्सिस, पूरे अभी क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। मानसी बताएं आप। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए बाजार दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, बीच में एक बार हमने रिकवरी भी आती हुई देखी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ ट्रेड जरूर नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी जो है 16,600 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ। ऐसे में शुरुआत रिफाइनिंग स्टॉक से करना चाहूंगी क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन जो जीआरएम में है और उसमें ग्रोथ का एक इम्पैक्ट एमआरपीएल जैसे स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखा। चेन्नई पेट्रो में हमने देखा अच्छी बढ़त के साथ अपर सर्किट पर ये ट्रेड्स करते हुए नजर आए और साथ ही रिलायंस पर भी इसका एक इम्पैक्ट जरूर हमने देखा। ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में रहे। आज सुबह हमने बजाज ऑटो पर राय दी थी और उसके ठीक बाद हमने देखा बजाज ऑटो दिन भर कमजोर बाजार में भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड करता रहा। 4% के अपूर्व यहाँ पर नजर आए अच्छी बढ़त पर, हरे निशान पर क्लोजिंग ये दिखाता हुआ। मेटल और स्टील जब 2 बजे क्लोजिंग की शो की शुरुआत कर रहे थे तब हमने आपको कहा था कि स्टील स्पेस जो है इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में टाटा स्टील का स्टॉक 1% के अपूर्व दिखाता हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी। तो क्लियरली मेटल पैक भी वन ऑफ दी सेक्टर्स जो कि बाजार को सपोर्ट करने का काम जरूर कर रहा था। ऐसे में कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी नजर आई, इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस देखिए, आईटीसी आज दिग्गजों के नजर पर भी रहा। जब समीर अरोड़ा से हमने बात की उन्होंने भी कहा कि आईटीसी में उन्होंने निवेश किया है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है और आईटीसी कई सारे एक्सपर्ट्स के यहाँ पर फिलहाल रडार पर है और स्टॉक में मूवमेंट भी पॉजिटिव नजर आती हुई। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक में भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए, लेकिन रिलायंस आज एक शुरुआत जो है कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद एक बार हरे निशान के साथ भी देखने को मिला, लेकिन फाइनली हमने देखा रिलायंस में कमजोरी के साथ उतार चढ़ाव के बीच ही आज ट्रेड्स नजर आए। तो रिलायंस ने भी बाजार को संभालने का काम जो कि लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में करता है आज नहीं किया। इसके अलावा एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स थे जो कि बिकवाली देख रहे थे। मिड कैप में ऑयल इंडिया, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी। टाटा एलेक्सी, डालमिया भारत में भी अच्छी बढ़त के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल, एफएमसीजी और फार्मा अच्छी तेजी दिखा रहे थे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव रहा। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 16,565 के लेवल्स पर, यानी कि 16,600 से नीचे ही निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अगर देखेंगे यहाँ पर भी करीब 100 अंकों की बिकवाली के साथ ट्रेड्स, लेकिन बैंक निफ्टी हरे निशान में क्लोजिंग दिखाने के लिए कामयाब रहा है। 35,311 कोई बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन ग्रीन पैटर्न जरूर बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया और क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।